बाकी 70S राइबोसोम क्या है, 80S राइबोसोम क्या है, ये चीज को हम आज समझेंगे कि जैसे हम बोलते हैं 60 और 40 राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, 60 सब यूनिट और 40 सब यूनिट। लेकिन जब हम उनको मिला के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो 80S ही हो रहा है, जबकि 60 और 40 जो है वो 10 होता है, 100 होता है। करेक्ट। तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। ये है स्टडी बडी कॉन्टेस्ट जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नून की ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन करना है ओपन करके, और लॉगिन करने के बाद जो है लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे आपको जो है इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन मिलेगा, और इनवाइट फ्रेंड के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, करेक्ट, तो ये क्लिक करने के बाद आपको ग्रुप की लिस्ट मिल जाएगी, और ग्रुप की लिस्ट जो मिलेगी उसमें से आपको सर्च करना है बायोलॉजी बाय भूषण सर। क्या सर्च करोगे? बायोलॉजी बाय भूषण सर। और बायोलॉजी बाय भूषण सर सर्च करने के बाद आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, करेक्ट। तो आपको इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही इनवाइट फ्रेंड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा, करेक्ट। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलकर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत अच्छे से राइबोसोम जो वर्ड है आज उसकी पूरी पोल खोल के रख दूंगा मैं। मतलब आप जो है ये मान लो को बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं होगा उनको आज पता लगेगा। राइबोसोम जो हम बोलते हैं, आप सोचते होंगे ये एक ऐसा बड़ा वाला गोला रहता है और एक छोटा वाला गोला रहता है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं राइबोसोम। इसको बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट, है ना, और इसको बोलते हैं लार्जर सब, बस। और इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, है ना। लेकिन इतना नहीं है, मैं आपको राइबोसोम के बारे में कम से कम आधे घंटे तक आपको मैं बता सकता हूं कि राइबोसोम असल में क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर से एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। चलिए अमृतांशु, राकेश, अभी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास खत्म होने के बाद फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था राइबोसोम को, जिनका नाम है जॉर्ज पेलेडे, 1953 में। अब इस टाइम पे तो मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ था, मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ था। थैंक यू अमृतांशु, थैंक यू बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ राइबोसोम, देखिए यहाँ पर कुछ फ्री राइबोसोम दिख रहे हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्री घूम रहे हैं। कुछ राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे चिपके हुए हैं। तो ये अलग अलग टाइप के राइबोसोम है जिनको हमको बहुत अच्छे से समझना है, करेक्ट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग राइबोसोम के बारे में। इसके बारे में तो मैं आपको क्लियर कर ही दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम राइबोसोम की डिस्कवरी की। मैंने आपको एक साइंटिस्ट का फोटो दिखाया था पिछले पेज में जिसका सरनेम था पेलेडे, है ना। लेकिन कहानी वहां पे स्टार्ट नहीं होती है। फर्स्ट टाइम जो है राइबोसोम को साइटोप्लाज्म से आइसोलेट किया गया, करेक्ट, आइसोलेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। किसने आइसोलेट किया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लाउडे, CLAUDE, लाउडे। और इन्होंने जो है इस जो स्ट्रक्चर इन्होंने आइसोलेट किया था
उसको राइबोसोम नाम नहीं दिया था, उसको क्या नाम दिया था? माइक्रोसोम। क्या नाम दिया था? माइक्रोसोम। करेक्ट। फिर इसके बाद दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने जो है इसको ऑब्जर्व किया, करेक्ट, जिनका नाम था रॉबिन्सन एंड ब्राउन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एक प्लांट के रूट सेल में ऑब्जर्व किया, करेक्ट। तो ऑब्जर्व्ड इन रूट सेल्स ऑफ विसिया फाबा और विकिया फाबा, जैसा भी आपको पढ़ना। विकिया फाबा नाम का प्लांट था, उसमें जो है इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया। अब उसके बाद जो पैलेडे हम बोल रहे हैं, पैलेडे ने क्या दिया? टर्म दिया, इसको नाम दिया राइबोसोम। तो टर्म बाय पैलेडे। और इसी की वजह से राइबोसोम को एक और नाम से जानते हैं, पैलेडेस पार्टिकल। क्या बोलते हैं? पैलेडेस पार्टिकल। करेक्ट। बात समझ में आई होगी तो कमेंट में लिखो पार्टिकल, कमेंट में लिखिए पार्टिकल, चैट में लिखिए पार्टिकल। करेक्ट, ठीक है। अब देखो, ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम असल में नॉन मेम्ब्रेनस, करेक्ट, नॉन मेम्ब्रेनस है। मतलब ये जो है, ये क्या है? नॉन, मतलब ये किसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जैसा नहीं है, इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। इट इज नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये आपको प्रोकैरियोट में भी मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा, और ये आपको यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा। ये आपको दोनों में देखने को मिलेगा, करेक्ट। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है। कौन कौन से एक्सेप्शन है? जैसे आपको मैच्योर स्पर्म के अंदर आपको राइबोसोम देखने को नहीं मिलेगा, और आपको मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, इसके अंदर भी आपको राइबोसोम देखने को नहीं मिलेगा, करेक्ट। ये दोनों जगह आपको आरबीसी राइबोसोम जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब ये तो हो गया कि भैया ये सेल के अंदर है। ये जो है कुछ सेल ऑर्गेनल के अंदर भी होता है, ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑर्गेनल, कुछ ऑर्गेनल्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। जैसे कौन कौन से ऑर्गेनल? तो जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा ये प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स के अंदर। प्लास्टिड्स हम लोग पढ़ने के हैं, जब पढ़ेंगे तब मैं इसका क्लियर बता दूंगा। अब जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं माइटोराइबोसोम। क्या बोलते हैं? माइटोराइबोसोम। और जो राइबोसोम प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिडोराइबोसोम। क्या बोलते हैं? प्लास्टिडोराइबोसोम। माइटोराइबोसोम और प्लास्टिडोराइबोसोम, ये दो टाइप के राइबोसोम जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर मिलेंगे, करेक्ट। आपको आरबीसी के अंदर राइबोसोम नहीं मिलेगा और स्पर्म के अंदर राइबोसोम नहीं मिलेगा। इस चीज को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, करेक्ट। अब राइबोसोम जो है, राइबोसोम आपको दो जगह मिल सकता है। जैसे ये सेल है, करेक्ट, ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से ही जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इस टाइप से निकला हुआ रहता है। हमने अभी पिछली क्लास में ही देखा था। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, यहाँ पर मैं रेड कलर से बनाता हूँ, यहाँ पे जो है आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर होता है प्रेजेंट। और दूसरा राइबोसोम जो है ये यहाँ पर
साइटोप्लाज्मिक एरिया में फ्री घूमता हुआ होता है, साइटोप्लाज्मिक एरिया में फ्री घूमता हुआ होता है। तो ये वाला जो राइबोसोम है जो कि साइटोप्लाज्म एरिया में फ्री है, उसको हम बोलते हैं फ्री राइबोसोम। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री राइबोसोम। और ये वाला जो राइबोसोम रहेगा जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलता है, साथ में कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस पे भी प्रेजेंट होते हैं। इनको हम बोलते हैं बाउंड राइबोसोम। इनको हम क्या बोलते हैं? बाउंड राइबोसोम बोलते हैं। तो दो टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। फ्री राइबोसोम मिलते हैं जो कि आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और बाउंड राइबोसोम मिलते हैं जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस में मिलते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई आपको कि राइबोसोम, आपको ये पूरे जो डॉट्स है ये क्या है? असल में ये है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है दो जगह मिल रहे हैं। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखो फ्री, चैट में लिखो फ्री, चैट में लिखो फ्री, करेक्ट, चैट में लिखिए फ्री, ठीक है। अब देखो, अब जो है सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात, सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात जो आप लोगों को समझनी है आज के लेक्चर में, ये जो है आप मान लो कि मुख्य मुद्दा है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वो मुद्दा क्या है? बड़े ध्यान से हम लोग सुनेंगे, करेक्ट। चलिए, यहां पे मुझे एक बात समझ नहीं आती कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में एक टाइप का राइबोसोम। तो ये मान लीजिए आपकी प्रोकैरियोटिक सेल और ये जो है आपकी यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S राइबोसोम देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया सर, ये तो यहां तक के तो हमको पता है सर, नया क्या है इसमें। लेकिन जो नया है वो ये है कि मुझे ये समझाइए कोई कि भाई 70S के अंदर, 70S के अंदर 50S राइबोसोम एंड 30S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 80S राइबोसोम जो यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है उसमें आपका 60S एंड 40S राइबोसोम। तो इनका अगर एडिशन किया जाए तो ये तो 80 होता है, और इनका अगर एडिशन किया जाए तो 100 होता है। तो फिर ये 80 के बदले यहां पर 70 क्यों लिख दिए, या ये 100 के बदले यहां पर 80 क्यों लिख दिए? भाई जोड़ के लिखना है तो सीधा सीधा लिख देना चाहिए ना, ये ऐसा गलत कैलकुलेशन क्यों करना चाहिए? तो यही हमको चीज समझना है कि 50-30S सब यूनिट होने के बाद भी 70S कैसे हो गया, 60-40 सब यूनिट होने के बाद भी 80S कैसे हो गया? बोलिए, अगर आपको सीखना है ना, अगर आपको सीखना है तो यस बताइए, कमेंट में लिखिए यस, कि ये समझना है हमको कि हाँ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कंसेप्ट 100% आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो जो हमको एक चीज समझनी है वो ये है कि जो राइबोसोम है, करेक्ट, राइबोसोम जो है, ये राइबोसोम के अंदर, या राइबोसोम जो है ये दो सब यूनिट से मिलकर बना है। एक को हम बोलते हैं लार्जर सब यूनिट और दूसरे को हम बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट, है ना। जैसे हम राइबोसोम का इन जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये लार्जर सब यूनिट और उसके ऊपर एक स्मॉलर सब यूनिट, ये हो गया आपका राइबोसोम, ऐसा बोला जाता है। लेकिन असल में कहानी ऐसी नहीं है, कहानी कुछ और है, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ कि ये जो लार्जर राइबोसोम है, ठीक है, लार्जर सब यूनिट जो है ये, इसमें अगर 2 पॉइंट में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई लार्जर सब यूनिट हमेशा आपको मेम्ब्रेन पे बाउंड मिलेगा। जैसे ये न्यूक्लियस है ना, यहीं पे बनाता हूं। जैसे मान लीजिए ये सेल है,
करेक्ट, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, और उसके ऊपर जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट। तो ये जो लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट हमेशा आपको मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच मिलेगा, मतलब यहाँ पर हमेशा लार्जर सब यूनिट आपको इस टाइप से अटैच मिलेगा, और स्मॉलर जो है ये आपका साइटोप्लाज्म में फ्री घूमता रहता है, करेक्ट। तो लार्जर सब यूनिट ऑलवेज अटैच टू मेम्ब्रेन, करेक्ट। और जब भी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस करनी होती है तब ये जो आपका स्मॉलर सब यूनिट जो फ्री है और लार्जर सब यूनिट मेम्ब्रेन के ऊपर है, मेम्ब्रेन बाउंड है ये, करेक्ट। तो जब भी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस करनी होती है तब ये स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट को जाकर जो है चिपकता है, अदरवाइज वो दोनों अलग अलग रहते हैं, है ना। अब जैसे ये आपका यहाँ पे देखिए, ये आपका न्यूक्लियस हो गया मान लीजिए, ये आपका न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, और यहां से जो है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने ऐसे ड्रॉ किया कि वो लार्जर सब यूनिट, राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट से जाके चिपक गया। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन और राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहां पर एक प्रोटीन से जुड़े हुए, उसका नाम है राइबोफोरिन। क्या नाम है? राइबोफोरिन। राइबोफोरिन नाम का एक प्रोटीन है जो कि लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से जोड़ के रखने का, अटैच करके रखने का काम करता है। अगर कंसेप्ट समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखो राइबोफोरिन, कमेंट में लिखो राइबोफोरिन। कमेंट में लिखिए राइबोफोरिन, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब हम लोग ये वाले कंसेप्ट पे आते हैं कि भैया क्यों ये एडिशन गलत है, एडिशन के बराबर का नहीं बनाया गया है, 60, 50s और 30s, है ना। देखो अब मैं आपको बताता हूं, राइबोफोरिन, बहुत बढ़िया राकेश, गुड बेटा। एक सेकंड में इसको साफ कर लूं। ये देखिए अब क्या है, अब देखिए हम जो राइबोसोम समझना चाह रहे हैं, वो राइबोसोम जो है ये है वो राइबोसोम। अब राइबोसोम जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक राइबोसोम को हम बोलते हैं 70s राइबोसोम, जो कि आपका प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और दूसरा है 80s राइबोसोम जो आपका प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये एस को समझ लीजिए, अगर आप एस को समझ गए तो सब कुछ समझ गए। एस का फुल फॉर्म या एस जो स्टैंड कर रहा है उसका मतलब क्या है? सबसे पहला उसका मीनिंग है स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट, स्वेडबर्ग कांस्टेंट, या तो फिर इसी एस को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। अब यहीं पे आपको चीज को ध्यान से समझना है। देखो मान लीजिए आपके पास एक ये बीकर है, ये बीकर है मान, आपने जो है यहां पे एक सॉल्यूशन रख दिया, कोई भी, कुछ भी, वाटर रख दिया, कुछ भी रखिए, है ना। अब आपने क्या किया कि कोई एक चीज, कुछ भी एक चीज जो थोड़ा सा पानी से भारी है, वो जो है आपने इस वाटर सैंपल में डाल दी। अब वाटर सैंपल में डालने के बाद ये चीज जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी, और नीचे की तरफ जाने के बाद कुछ देर बाद ये यहां पर आके बैठ जाएगी, करेक्ट। वहीं पर दूसरा एक एग्जांपल ले लो, इसमें भी आपने सेम चीज की, अच्छा इसी में बता देता हूं। अब आपने क्या किया
कि आपने जो है दूसरा सब्सटेंस लिया। ये जो सब्सटेंस है ये इस बार साइज में थोड़ा सा बड़ा है, करेक्ट। अब आपने क्या किया, इस सब्सटेंस को भी आपने जो है इसी पानी में डाल दिया। अब क्या होगा कि ये भी नीचे सेटल डाउन होगा। लेकिन अगर हम पहले वाले पार्टिकल की बात करें तो पहले वाला पार्टिकल जो है वो स्लोली जो है नीचे सेटल हुआ, लेकिन जो बाद वाला पार्टिकल है जिसका पार्टिकल साइज ज्यादा था, ये थोड़ा ज्यादा स्पीड से नीचे सेडिमेंट होगा। मतलब जो सेडिमेंटेशन रेट है वो रेड वाले का फास्ट है, पर्पल वाले का स्लो है। सेडिमेंटेशन रेट मतलब नीचे जाने की स्पीड, सेडिमेंट होने की स्पीड, सेटल डाउन होने की स्पीड, और इसी को अपन बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, कि कितने स्पीड से जो है ये सेडिमेंट हो रहा है ना। तो जैसे हमने बोला कि 70S प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम होता है, उसमें आपके दो सब यूनिट है, एक तो है 50S सब यूनिट और दूसरा जो है 30S सब यूनिट। मतलब ये वाला जो सब यूनिट है 50S जो कि आपका लार्जर सब यूनिट है, 30S जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है। तो ये वाला सब यूनिट जब ऐसे सैंपल में डालते हैं सॉल्वेंट के, तो ये 50 की स्पीड से नीचे जा रहा है, और ये वाला जो स्मॉलर सब यूनिट है ये 30 की स्पीड से सेडिमेंट होगा, करेक्ट। 30 की स्पीड से सेडिमेंट होगा। तो ये 50 की स्पीड से सेडिमेंट हो रहा है और 30 वाला 30 की स्पीड से सेडिमेंट हो रहा है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहां पे जो है एक बीकर बना देता हूं, और यहां पर एक और बीकर बना, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मैंने क्या किया कि मैंने पहले 50S वाटर तो बना दूं इसमें थोड़ा सा। अब मैंने क्या किया कि 50S को इसमें डाल दिया, तो ये बड़े स्पीड से नीचे जाके बैठ गया। वहीं पर 30, अभी इसकी स्पीड कितनी थी, 50 की थी मान लो, 30 को डालता हूं तो ये 50S के कंपेयर में थोड़ा कम स्पीड से नीचे जाएगा, लेकिन नीचे जाएगा। तो ये 50 वाला 50 की स्पीड से जा रहा है, सेडिमेंटेशन की रेट से जा रहा है 50 सेडिमेंटेशन रेट, और ये 30 जो है 30S जो है 30 के। लेकिन जब मैं 50S और 30S, तो ये मान लीजिए आपका 50S सब यूनिट है और 30S सब, इन दोनों को जोड़कर आपस में अटैच करके जब मैं इनको रिलीज कर रहा हूं, पानी में छोड़ रहा हूं, सॉल्वेंट में छोड़ रहा हूं, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों एक साथ जब जुड़े हुए हैं तब ये 70S की स्पीड से नीचे जा रहे हैं। मतलब दोनों के अटैच होने के बाद उनका सेडिमेंटेशन रेट जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि 70S राइबोसोम के अंदर 50S सब यूनिट होता है और 30S सब यूनिट होता है। लेकिन अगर हम उनका एडिशन करें तो 80 होना चाहिए, लेकिन उसको 70 क्यों लिखा गया है, क्योंकि उन दोनों को एक साथ जब हम उसका एक साथ जोड़ने के बाद जब हम उसका सेडिमेंटेशन रेट देखते हैं तो वो 70S के सेडिमेंटेशन रेट से नीचे जा रहा है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखो 70S, चैट में लिखो क्लियर हुआ। बताओ आज के पहले आपको ये जो 50 और 30 सब यूनिट होने के बाद भी 70S क्यों लिखा जाता है, ये पता था क्या आप लोगों को? और आज आपको कितना समझ में आ गया, कितना समझ में आ गया आज? नहीं आया लगता है समझ में, ठीक है। जो यूकैरियोट में होता है, यूकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर में 80S राइबोसोम होता है। मतलब 80S के अंदर
दो सब यूनिट होंगे, एक तो 60s का होगा और एक जो है 40s का होगा। मतलब अगर इसको अकेले हम सॉल्वेंट में डालेंगे तो इसका 60 का सेडिमेंटेशन रेट होगा, और ये वाले सब यूनिट को 40s को अगर हम डालेंगे तो 40 का सब सेडिमेंटेशन रेट होगा। ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट। लेकिन जब हम 60s मतलब कि लार्जर सब यूनिट, उसमें अगर हम 40 सब यूनिट मतलब कि स्मॉलर सब यूनिट को जोड़ देते हैं और इसका अगर सेडिमेंटेशन रेट देखेंगे, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट देखेंगे, तो वो मिलेगा ATS का। करेक्ट? क्या मिलेगा? ATS का। तो सिंगल सिंगल दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों को जब जोड़ दे के हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को चेक करते हैं तो वो हमें एडिशन के बराबर नहीं मिलता है। एडिशन के बराबर हमें नहीं मिलता है। करेक्ट है ना? तो ये जो 70S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम, जाकिया नईम, वेलकम बेटा। ठीक है, 70S राइबोसोम जो है ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा, बता दिया था मैंने। और साथ में ये ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट होता है, जैसे बताया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। और 80S राइबोसोम जो है ये सिर्फ आपको यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट मिलेगा, ये आपको ऑर्गेनल्स के अंदर नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज की डेट में, अभी तक की क्लास में, ये कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया कि 50S सब यूनिट प्लस 30S सब यूनिट इज इक्वल टू 70S सब यूनिट। ये कैसे हो गया? और 60S सब यूनिट प्लस 40S सब यूनिट, ये दोनों मिला के 80S सब यूनिट कैसे हो गया? अगर क्लियर हो गया होगा तो स्माइल भेजिए, और नहीं हुआ होगा तो क्वेश्चन मार्क भेजिए कि राइबोसोम जो है वो 70S कैसे हो गया। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया मतलब। ठीक है ना? चलिए अब जो है हम थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम का और थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। करेक्ट? ऑपरेशन करते हैं इन द सेंस खून खराबा नहीं होगा, चिंता मत करो। अब देखो, जैसे राइबोसोम जो हम बोल रहे हैं, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर आप ठीक है लार्जर सब यूनिट चिल्ला रहे हैं, स्मॉलर सब यूनिट चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये राइबोसोम जो है असल में बना किससे है? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आलू का मसाला भरा है, इसमें कचौड़ी का मसाला भरा है, ये क्या है? ये राइबोसोम किस चीज से बना हुआ है? करेक्ट? तो राइबोसोम जो है ये असल में एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है। क्या है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, स्पेस नहीं है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं, पार्टिकल है। सर क्या मतलब राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल का क्या मतलब? तो राइबो न्यूक्लियो मतलब कि राइबोसोम इसमें प्रेजेंट है और प्रोटीन प्रेजेंट है ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि RRNA, राइबोसोम कौन सा है इसके अंदर? RRNA और प्रोटीन, इन दोनों को मिला के राइबोसोम बना है। मतलब राइबोसोम का स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो इसके अंदर आपको RRNA प्लस प्रोटीन, वैसा ही यहां पर RRNA प्लस प्रोटीन देखने को मिलेगा। करेक्ट? अब जैसे हम बात करते हैं 70S की और इधर बात करते हैं 80S की, तो 70S में RRNA जो है ये अप्रोक्सीमेटली 60 से 65% तक होता है, 60 से 65% तक होता है। जबकि प्रोटीन जो है, प्रोटीन आपको अप्रोक्सीमेटली इसमें 35 से लेकर 40% तक मिलेगा। लेकिन 80S राइबोसोम में उल्टा है, इसमें RRNA जो है वो अप्रोक्सीमेटली 45% रहेगा और प्रोटीन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 55%। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आ रही है कि 70S राइबोसोम में
आरएनए ज्यादा होता है और प्रोटीन कम होता है। एटीएस राइबोसोम में प्रोटीन ज्यादा होता है और आरएनए कम होता है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा तो चैट में लिखिए परसेंटेज, चैट में लिखिए परसेंटेज। इसमें जो है आपका ठीक है, चलिए अब ये यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो देखो आरएनए जो है, ठीक है, आरएनए की बात करते हैं। प्रोटीन को भी मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, ये यहाँ पे इसी पेज में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कंसेप्ट क्लियर करने आए हैं। ठीक है, अब ये जो आरएनए जो होता है ये 3 टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं 23S, 5S और 16S। करेक्ट, 23S और 5S जो आरएनए है ये आपका प्रेजेंट होता है 50S मतलब कि लार्जर सबयूनिट, और 16S वाला आरएनए जो है वो आपका प्रेजेंट होता है 30S मतलब स्मॉल वाली सबयूनिट। वहीं पर 80S राइबोसोम के अंदर, ये 80S राइबोसोम के अंदर जो टीआरएनए है ये आपके 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है 20S, दूसरा होता है 5S, ठीक है, तीसरा होता है 5.8S और चौथा होता है 18S। तो ये वाले तीनों, स्टार्टिंग वाले तीनों आपको किस में मिलेंगे? लार्जर सबयूनिट मतलब 60S वाले, और 18S वाला जो है ये आपको कहां मिलेगा? 40S मतलब कि स्मॉलर सबयूनिट। करेक्ट, ठीक है ना, स्मॉलर सबयूनिट में आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद यहां पे मैंने एक बात आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि राइबोसोम जो है ना, राइबोसोम में 2 सब यूनिट है। यूकैरियोटिक राइबोसोम है 2 सब यूनिट, 60S एंड 40S। अभी बताया, तो 60S एंड 40S ये 2 सब यूनिट होते हैं किसमें? यूकैरियोटिक राइबोसोम। दे टुगेदर फॉर्म 80S सब यूनिट। करेक्ट, तो देखो यहां पर 60S सब यूनिट और 40S है, और मिला के कितना हो जाएगा? 80S। अब जो यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, वो ध्यान मैं इसके स्ट्रक्चर पर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रक्चर है किसका? सब यूनिट्स का। ये देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं सर? ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट। करेक्ट, नोट्स मैं दूंगा, नोट्स मैं ग्रुप में ही दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट। करेक्ट, अब आप देखिए कि ऐसा स्ट्रक्चर इसका नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है कई सारी चीज, देखो यहां पर जो लार्जर सब यूनिट की पहले बात कर लेते हैं। करेक्ट, लार्जर सब यूनिट की पहले बात कर लेते हैं, तो इसमें आप देखो कि ये स्ट्रक्चर में रिजेस होती है ना, मतलब ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जैसे इस टाइप से। करेक्ट, और इसके अंदर जो है यहां पर आके स्मॉलर सब यूनिट जो है वो फंस जाता है। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। करेक्ट, किसका? लार्जर सब यूनिट। तो ये स्फेरिकल नहीं होता है, वो तो हम इजी गोइंग के लिए हम लोग वैसा ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसा स्फेरिकल शेप नहीं होता, ये ऐसा होता है। करेक्ट, और इसमें भी जो है जैसे आप बोलेंगे तो लार्जर सब यूनिट में बहुत सारे रिजेस होते हैं, फिर उसके बाद स्टॉक होता है ना। वहीं पर स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो इसके अंदर में जो है आपको हेड मिलेगा, है ना, बेस पार्ट मिलेगा,
क्लेफ्ट मिलेगा, है ना, और उसके बाद प्लेटफॉर्म मिलेगा, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर में स्ट्रक्चर में पार्ट होते हैं। वो हमको नहीं देखना है, सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। करेक्ट, सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अब आप देखिए कि हम एक बात करते हैं असेंबली की, कि हमने दो स्ट्रक्चर, दो सब यूनिट होते हैं राइबोसोम में, एक तो स्मॉलर और एक तो लार्जर। तो ये स्मॉलर सब यूनिट तो हम सभी जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में फ्री घूमता होता है, लेकिन ये जो लार्जर सब यूनिट है ये किसके ऊपर होता है? ये मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है थ्रू अ प्रोटीन। उसका नाम क्या है, कमेंट में बताइए, कौन से प्रोटीन से ये जो लार्जर सब यूनिट है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और ये स्मॉलर सब यूनिट है। करेक्ट। अब जब भी जो है प्रोटीन, मतलब ये वाला जो प्रोटीन है उसका नाम राइबोफ्लोरिन, एक्सीलेंट राकेश, ये सब यूनिट और ये लार्जर सब यूनिट ये आपस में जुड़ेंगे कब? कब ये जुड़ते हैं आपस में? फ्री है तो भाई कुछ समय होगा जुड़ने का, कि सुबह 6 बजे अटैच ज्वाइन हो जाएंगे, कि रात को 8 बजे वाली बैच पे ज्वाइन होंगे। ये कैसे ज्वाइन होंगे? तो जब भी प्रोटीन बनाने का टाइम आता है तब ये ज्वाइन होते हैं। लेकिन इनके ज्वाइनिंग के लिए ना एक चीज बहुत जरूरी है, वो है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। करेक्ट, मैग्नीशियम आयन, और ये भी कितना होना, 0.001 मोलर, इतना जो है आपका मैग्नीशियम आयन होना। इतना मैग्नीशियम आयन रहने पे लार्जर सब यूनिट से स्मॉलर सब यूनिट जो है वो जुड़ जाता है और पूरा राइबोसोम बन जाएगा। करेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये कंसंट्रेशन वेरी कर गया तो क्या होगा? तो इफ concentration is less than 0.001 मोलर, मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन 0.001 मोलर से अगर कम है तो ये राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, मतलब उनका क्या रहेगा, डिसोसिएशन रहेगा। करेक्ट। और ये जो जुड़ने वाली प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं। करेक्ट। और अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन जो है ये आपका 0.001 से ज्यादा है, तब क्या होगा? तब बन जाते हैं डाइमर। क्या बन जाते हैं? डाइमर। डाइमर मतलब क्या होता है कि ये वाला एक राइबोसोम बन गया, इसके बाजू में दूसरा राइबोसोम भी बन जाएगा और ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डाइमर। इसको हम क्या बोलेंगे? डाइमर। तो डाइमर बन जाता है कभी कभी। क्या बन जाता है? डाइमर बन जाता है। बात समझाएंगे तो कमेंट में लिखो डाइमर, कमेंट में लिखिए डाइमर। देखिए कि राइबोसोम का, तो ये प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? ये प्रोसेस को हम बोल रहे हैं असेंबली। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या है? राइबोसोम का फंक्शन क्या है? तो इसका तो है एक ही फंक्शन, क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। अब प्रोटीन किससे बनता है? जैसे प्रोटीन जो है एक लंबी चेन है, ये प्रोटीन है मान लो। अब इसमें बहुत सारे ये बीच बीच में गोले हैं, मतलब कि ये जो है छोटे छोटे वो स्ट्रक्चर है जिनको मिलाकर प्रोटीन बना। ये पूरी चेन जो है ये आप मान लीजिए क्या है, ये पूरा का पूरा मिला के एक प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल। तो इसके अंदर में जो इसके मोनोमर है, इसको बनाने वाले जो स्ट्रक्चर है उनको हम बोल सकते हैं अमाइनो एसिड। तो हम प्रोटीन को अगर डिफाइन करना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। इसका मतलब है कि राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है वो कैसे कर रहा है?
अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड को जोड़ते जाता है, अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड को जोड़ते जाता है तो प्रोटीन बन जाता है। करेक्ट। अब देखिए आप कि ये एक सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए। अब आपने जो है एक वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा मतलब क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा एक प्रोसेस का नाम है जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। करेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। मतलब डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अब यहां पे क्या होता है कि डीएनए से बनता है एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर। एमआरएनए बनने के बाद एमआरएनए जो है वो आपका बाहर आ जाता है। कहां पे आ गया? साइटोप्लाज्म में आ गया। कहां पर आ गया? साइटोप्लाज्म में आ गया। अब साइटोप्लाज्म में जो एमआरएनए आ गया है, ये एमआरएनए अब राइबोसोम, तो यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको क्या मिलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे आपको क्या मिलेगा? हमेशा लार्जर सब यूनिट मिलेगा। अब ये एमआरएनए बाहर आ गया, मतलब समय आ गया है कि अब प्रोटीन की सिंथेसिस की जाए। तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम की जो साइटोप्लाज्म में फ्री घूम रही थी, वो आकर जो है लार्जर सब यूनिट को अटैच हो जाएगा। करेक्ट। अब क्या हो रहा है? अब जो है इसके बाद की कहानी। अब मान लीजिए कि ये आपका एमआरएनए है। ये क्या है? एमआरएनए। अब एमआरएनए के ऊपर क्या होता है कि हमारा जो राइबोसोम है वो आकर इस टाइप से नीचे में लार्जर सब यूनिट और ऊपर में स्मॉलर सब यूनिट। अब ये जो एमआरएनए है इसके ऊपर क्या रहेंगे? इसके ऊपर तो कोडॉन रहेंगे। इसके ऊपर क्या रहेंगे? कोडॉन रहेंगे। और ये कोडॉन को जैसे आपका AUC, CCC है ना, कोडॉन कैसे रहते? ट्रिपलेट, AUG, CCC है ना, ये सब जो कोडॉन है, ये कोडॉन को ये राइबोसोम रीड करता है और रीड करने की वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। करेक्ट। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये राइबोसोम आगे खसकेगा और यहां पर आ जाएगा। तो जो एरिया इस राइबोसोम के बीच में है, एमआरएनए का जो एरिया राइबोसोम के बीच में है, वो एरिया में जो कोडॉन होगा उसको जो है ये राइबोसोम पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। करेक्ट। तो ये क्या है आपका? राइबोसोम। समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखो राइबोसोम। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अपन एक काम करते हैं, ब्रेकआउट ले लेते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों से बनना चाहिए, देखते हैं बनता है क्या। ध्यान से करिएगा।
इसका करेक्ट आंसर है 55S। मुझे लगा ही था आप लोग 70S 60S पे टिक करेंगे। क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम यानी वो राइबोसोम जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम। करेक्ट, इसको नोट करके रखिएगा, ये आपके नॉलेज के लिए था, ठीक है ना, ये आपके नॉलेज के लिए था। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर मैंने अपने क्लास में दिया है। लो, ओके। अरे लुएन हॉक जी कहां से आ गए? पैलेटे पार्टिकल्स भी तो बोलते हैं राइबोसोम को, है ना, और ये मैंने बहुत क्लियर कट आपको बताया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, देखते हैं। अरे यहाँ भी कंफ्यूजन। करेक्ट आंसर है एटीएस वाला, एटीएस वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है।
इसका तो आंसर सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे यार, राइबोसोम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रफ इसीलिए है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है ना? राइबोसोम की वजह से उसका अपीयरेंस जो है रफ हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। हालांकि अमृतांशु टॉप पे रहे, जाकिया नाइम, वेल डन बेटा, गुड गुड, है ना? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछना हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। करेक्ट? तो कल हम लोग 8 बजे रात को फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।